नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में आग लग गई और जिसमें इस हादसे में झुलसकर 10 मरीजों की जो है मौत हो गई। ये दुखद खबर आज आई और इसमें बताया जा रहा है कि एक मरीज जो है वो गंभीर रूप से घायल है। आग अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में लगी और फिलहाल आग लगने की बड़ी वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। ये आग सुबह 10:30 बजे लगी, जिस पर 11:30 बजे तक काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोविड का जो अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 लोगों का मृत्यु हुआ और उनको कहाँ लाया है और बाकी के 6 जो है दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में वहाँ पे शिफ्ट किए। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनिवार सुबह सिविल अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना सामने आई। आग किन कारणों के वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो वहां के कलेक्टर हैं उनका कहना है कि इसकी एक वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की जो दफ्तर है उनकी ओर से यह ऐलान किया गया है कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी देखना अहम होगा कि आखिर आग किन वजहों से लगी, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में क्योंकि अलग अलग जगहों पर अस्पताल में आग लग रहे थे, तब राज्य सरकार ने कहा था कि हर एक अस्पताल की फायर ऑडिट की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हादसा सामने आता है और इसमें 10 लोगों की मौत होती है, तो इससे कई सवाल अब उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जहां शोक जताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट कर शोक जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं अब जो दमकल विभाग है उन्होंने कूलिंग प्रोसेस खत्म कर दिया है। कूलिंग प्रोसेस के बाद अब जब जांच की जाएगी और पता चल पाएगा कि आग लगने की असली वजह क्या है, तभी ये जानकारी मिल पाएगी कि आग किन कारणों से लगी, क्योंकि आग बुझाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा था और इस बीच वार्ड में मौजूद 10 मरीजों की मौत हो गई। तो ये काफ़ी गंभीर और शॉकिंग बात है जो सामने आई है और इस पर जब जाँच पूरी होगी तभी ये जानकारी मिल पाएगी कि आग किन कारणों से लगी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के 2 दिन बाद भी प्रदूषण का स्तर बहुत ऊपर है और आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 सालों में दिल्ली में इस साल दिवाली के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण है। आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आसमान में स्मॉग की चादर बिछी है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिवाली और उसके बाद लगातार फोड़े जा रहे पटाखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रशासन के सख्ती के बावजूद लगातार पटाखे फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से अब प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और अब सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने दिल्ली में कुछ लोगों से बातचीत की और हवा में घुले जहर से होने वाली उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रुप मौजूद है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समस्याएं इन लोगों को होती है और क्या मजबूरियां इनकी है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। कोमल। कोमल जी, एक बात बताइएगा, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 10 साल से। बच्चा भी है साथ में। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, प्रदूषण का स्तर जैसे दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पटाखे लोगों ने खूब छोड़े, उसके बाद प्रदूषण जैसे बढ़ जाता है, धुआं रहता है हवा में, तो क्या समस्याएं होती है, दिक्कतें क्या क्या आती है? मतलब दिक्कत तो ऐसे है थोड़ा धुआं छाया तो कम दिखाई देता है इसमें, खांसी जुकाम भी बढ़ता है इससे बस। और आंखों में जलन जैसे, आंखों में जलन की भी बात शिकायत करते हैं। हाँ। दीदी, आप बताइएगा, सांस लेने में जैसे समस्या कभी होती है? मतलब ऐसा लगता है कि आंख में जलन हो रही है, खांसी धुएं की वजह से जो रहता है, तो क्या करते हैं? मतलब कोशिश करते हैं घर से बाहर ना निकले? वैसे
अब क्या करें, निकलने तो पड़े ही। हाँ मैं गरीब आदमी को तो है ही जी। कमाना। तबीयत की अगर बात करी जाए, तबीयत खराब होने जैसे बात करी जाए, वो उस सब की चिंता होती है बच्चे की जैसे। हाँ होती है, बच्चे की चिंता होती है। वैसे तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोगों को इतना खांसी जुकाम हो जाता है तो दवाई लेते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, अकेले हम लोगों की मजबूरी है, हमें निकलना पड़ता है मना करने के बावजूद। हाँ तो ये सभी ये समस्या सिर्फ कोमल की नहीं है, उनके परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में लाखों या करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका काम सड़कों पर है, जिन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। और ऐसे में अगर हवा की बात करी जाए, प्रदूषण की बात करी जाए, तो ख़ास तौर पे सीधा असर इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है। अब चाहे डॉक्टर मना करे या फिर डॉक्टर कितनी भी चेतावनी दे, इन लोगों का यही कहना है कि प्रदूषण से ज़्यादा इन्हें भूख से डर लगता है। इसलिए प्रदूषण होने के बावजूद ये लोग सड़कों पर ही रहते हैं, सड़कों पर ही काम करते हैं ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की हवा या फिर दिल्ली के आसपास अगर एनसीआर के इलाके की बात की जाए तो हवा जहरीली है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो सेहतमंद है। कई सारी रिकमेंडेशंस है डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की। इसीलिए बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर विवेक नागिया, मैक्स साकेत के काफ़ी सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है। सर, कितनी चिंताजनक बात है अगर पोल्यूशन लेवल्स को देखा जाए। आज ओवरऑल पोल्यूशन लेवल PM 2.5 में 533 है, सीवियर कैटेगरी है। कितनी चिंताजनक बात है? देखिए, हमें ये समझना है कि जो बाहर का प्रदूषण होता है इससे हमारी सेहत पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ना केवल कि लंग्स पे बट इवन जो हमारे ब्रेन है, हार्ट है, किडनीज़ है, इन सब पे धीरे धीरे एक असर आता है। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट एयर होती है, जो उसके पोल्यूटेंट्स होते हैं PM 2.5 पार्टिकल और स्मॉलर साइज़, वो सीधा हमारे लंग्स के अंदर जाके ब्लड सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर ऑफ कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट ब्रेन पे जाता है। लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, लंग्स पे जाता है, हार्ट पे जाता है, लोगों को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और हमने ये देखा है, एक 2019 की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने देखा था कि 1.7 मिलियन डेथ्स इंडिया में, जो कि 17% सारी डेथ्स का टोटल है, वो टोटल डेथ्स इंडिया में 1.7 मिलियन डेथ्स एट्रीब्यूट की गई हैं टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। सर, अगर बात करी जाए एक समाज के उस तबके की जो बाहर निकलता ही है, रिक्शा पुलर्स की बात करी जाए, ऑटो चलाने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करने वाले लोग, वो बाहर जाते हैं, मेहनत का काम करते हैं और घर पे रहने का उनके पास एक ऑप्शन भी नहीं है। कितना असर उनके ऊपर पड़ता है? क्या लगता है कि कितना ज़्यादा खतरे में, मतलब? देखिए, असर तो वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, असर तो उन पर भी उतना ही पड़ेगा, इनफैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। सो उनके लिए भी मेरी राय यही रहेगी कि वो हमेशा मास्क पहन के रखें, मास्क नहीं है तो हैंकी लपेट के रखें, किसी भी प्रकार का कपड़ा लपेट के रखें, ताकि जितना भी प्रोटेक्शन हो सकता है उतना तो प्रोटेक्शन करें। तो अभी हमने बात की डॉक्टर विवेक नागिया से, तो काफ़ी सतर्कता लोगों को बरतने की ज़रूरत है। जिनके पास ऑप्शन है वो तो बिल्कुल घर में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहन के रखे, कोरोना से भी बचाव होगा और हवा में जो प्रदूषण है उससे भी, और जितना हो सके उन चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है जिससे कि हवा में प्रदूषण और फैले। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन PMLA कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को उनकी रिमांड नहीं दी। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख और उनके परिवार पर 27 शेल कंपनियों के जरिए अवैध पैसे को वैध करने का आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि देशमुख के बेटे इन शेल कंपनियों के निदेशक थे और हैं। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक देशमुख के बेटे ऋषिकेश शुक्रवार को तलब किए गए थे, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अदालत ने अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अनिल देशमुख को ईडी ने 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 1 नवंबर को वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे। 12 घंटों से ज़्यादा समय तक उन पर उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब एक बार फिर से उन्हें शनिवार के दिन अदालत में पेश किया गया और मांग की गई कि उनकी जो कस्टडी है उसे बढ़ाई जाए, तब वो कस्टडी ईडी को नहीं दी गई और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हम सभी को पता है कि किस तरह से मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया था। अनिल देशमुख लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से उनके
मुंबई स्थित वर्ली के घर की बात करें या नागपुर की बात करें, अलग अलग जगहों पर बार बार रेड की गई। फिर उसके बाद वो 1 नवंबर को पहुंचे थे। परमबीर सिंह भी इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन वो फिलहाल गायब हैं। और अनिल देशमुख को लेकिन क्योंकि अभी न्यायिक हिरासत में भेजा है, तब आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। इस सब के बीच उनके जो बेटे हैं ऋषिकेश देशमुख, उनका भी नाम सामने आया है। ईडी ने उन्हें भी बुलाया है, लेकिन वो ईडी के दफ्तर के पास नहीं पहुंचे हैं। आज एंटिसिपेटरी बेल प्ली करते हुए वो अदालत पहुंचे थे, लेकिन अब 12 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। तो आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। ईडी जब अदालत पहुंची थी तब ईडी का कहना था कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पूरे पैसे कहां पर किस तरह से मनी लॉन्डर की गई, ये सारी चीज़ों की उनकी जांच करनी है और इसी के लिए उन्होंने ज़्यादा 9 दिनों की दरअसल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन ये कस्टडी उन्हें नहीं मिली है। तो अनिल देशमुख के वकील की ओर से क्या किया जाता है ये देखना तो अहम होगा ही, साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि ईडी इस पूरे मामले में आगे की जाँच किस तरह से करती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस के साथ 6 मामलों की जांच एनसीबी की एसआईटी ने अब जो है वो संभाल ली है। एनसीबी से अब आईपीएस संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी के अधिकारी आज मुंबई पहुंचे और उन्होंने जांच का जिम्मा जो है वो संभाला। इनमें एक केस महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद का भी है। विवादों में रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब इस केस की जांच का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर बरकरार रहेंगे। एनसीबी ने बयान जारी करके कहा कि इस केस से किसी अफसर को हटाया नहीं गया। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. सर, so as of now, समीर वानखेड़े के आरोप लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। और बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने शनिवार को एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सुनील पाटिल नामक शख्स ने किरण गोसावी की एनसीबी में रेड के लिए जो है उसको भेजा था और सुनील पाटिल एनसीबी के नेता हैं। वहीं एनसीबी ने इन आरोपों का खंडन किया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। ड्रग्स क्रूज मामले में शनिवार को बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो को घेरते आई एनसीपी पर ही हमला बोला। दावा किया कि सुनील पाटिल नाम के शख्स के कहने पर किरण गोसावी उस जहाज पर रेड करने पहुंचे थे। सुनील पाटिल को एनसीपी का नेता बताते हुए मोहित कंबोज ने कहा कि सुनील पाटिल के कई एनसीपी नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है। और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल के साथ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए किरण गोसावी को भी एनसीपी का आदमी बताया और आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता और लोग जबरन वसूली का काम कर रहे थे। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां बताया था कि मोहित कंबोज के साले उस जहाज में मौजूद थे और उन्हें एनसीबी के अधिकारियों ने छोड़ दिया था, तो वहीं शनिवार को लगे आरोपों का जवाब देते हुए एनसीपी ने कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें सुनील पाटिल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली के अलावा गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा के साथ हैं।
तस्वीरों को साझा कर एनसीपी ने ये जवाब देने की कोशिश की है कि ये लोग एनसीपी के नहीं बल्कि बीजेपी के आदमी हैं। बहरहाल रविवार के दिन नवाब मलिक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन सभी आरोपों का जवाब देंगे और फिलहाल ये मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने सिद्धू पर सरकार और एडवोकेट जनरल दफ्तर के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। एपीएस देओल ने कहा कि सिद्धू की बार बार की बयानबाजी से ड्रग्स रैकेट और बेअदबी मामलों की जांच पर असर पड़ रहा है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक लाभ के लिए गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गजाली। कांग्रेस हाईकमान ने जब पंजाब में इतना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया, पार्टी के प्रभारी बदले, प्रदेश अध्यक्ष बदले, मुख्यमंत्री को बदला, तो सबसे बड़ा उनकी जो सबसे बड़ी एम ये थी, ये उनका टारगेट था कि पार्टी में इनफाइटिंग कम हो जाए, अंदरूनी कलह, लड़ाई, बयानबाजी ये सब खत्म हो जाए और चुनाव की तैयारी पर सरकार भी और पार्टी दोनों ही फोकस करे। लेकिन जब से नेतृत्व बदला है तब से लड़ाई झगड़े और बढ़ गए हैं और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू हर कुछ समय के बाद जब ऐसा लगने लगता है पार्टी को कि अब सब ठंडा हो गया या सुलझ गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, दोनों हरीश चौधरी के साथ जो प्रभारी लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से पंजाब में, तीनों केदारनाथ गए थे। वहां से कई फोटो और वीडियो आए, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि केदारनाथ में जो बातचीत हुई होगी या जो सुलह करवाया गया है उससे कहीं ना कहीं माहौल सुलझ गया है और दोनों के बीच में अब कोई बयानबाजी नहीं होगी। वहां से लौटने के फौरन बाद कल नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो शुरू से उन मुद्दों पर वो कभी पत्र लिख देते हैं हाईकमांड को, कभी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखते थे, पूर्व मुख्यमंत्री को, कभी पार्टी में खुद ऐसी बयान देते रहते हैं कि सरकार इन इश्यूज पर फेल हुई है, विफल हुई है। कल उन्होंने अपना इस्तीफा तो वापस ले लिया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि पार्टी में के ऑफिस में जाकर चार्ज में तभी संभालूंगा जब एजी और डीजीपी को हटाया जाए। उनकी ये मांग क्यों है? उनका मानना है कि जो एडवोकेट जनरल हैं एपीएस देओल, जिनको सरकार ने एजी लगवाया है या लगाया है, वो बरगाड़ी और बेअदबी के मामलों में आरोपी लोगों के वकील रहे हैं और जो डीजीपी फिलहाल हैं वो वैसे अफसर हैं जिन्होंने सबसे पहले बेअदबी के मामलों की एसआईटी में जांच की थी और कई लोगों को क्लीन चिट दिया था। तो इन्हीं मुद्दों पर उस बयान का आज जवाब जो है एजी की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं एजी की पोस्ट थोड़ा न्यूट्रल होती है, लेकिन पॉलिटिकल रिस्पांस भी आप देख सकते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स और इलेक्शंस की भी बात वो लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी कहासुनी में तू मैं में जो मेन मुद्दा है बेअदबी का, वो कहीं लॉस हो गया या कहीं गुमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिद्धू भी यही कह रहे हैं कि सरकार ने इस इंक्वायरी में कुछ नहीं किया और आज एजी की लेटर में भी वही बात लिखा हुआ है कि सिद्धू इंक्वायरी ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो बीच में गुम ही हो गया, बस बयानबाजी चल रही है दोनों ग्रुप की तरफ से। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट और मुफ्त स्मार्टफोन, स्कूटी, गैस सिलेंडर वगैरह के वादे कर एक नया महिला वोट बैंक बनाना चाहती हैं। पहले महिलाएं कई बार अपने घर के पुरुषों से अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा करेंगी? कमाल खान की रिपोर्ट आप देखिए। प्रियंका उन्हें लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये मजबूत होंगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। वो उन्हें 40% विधानसभा टिकट दे रही हैं, लेकिन ज्यादा देना चाहती हैं। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि महिलाओं में इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। जहाँ भी आज हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, लड़कियाँ मिल रही हैं जो इस फैसले से, जो प्रियंका जी का ये 40% का टिकट का है, इसको लेकर के उनके अंदर एक नई उम्मीद जगी हुई है। प्रियंका ने अलग महिला इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है।
जिसमें उन्हें 40% टिकट के अलावा कक्षा 12 की लड़की को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन वाली को स्कूटी, गृहिणियों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बस सफर, बुजुर्ग और विधवा को 1,000 रुपये महीना पेंशन, आंगनबाड़ी और आशा बहू को 10,000 रुपये महीना वेतन का वादा किया है। महिलाएं अपने मुद्दों पे पहले कई बार पुरुषों से अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी हैं। मिसाल के लिए कहते हैं कि 1999 लोकसभा चुनाव में अमेठी में तमाम पुरुषों ने संजय सिंह को और उनकी घर की महिलाओं ने सोनिया को वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम मुस्लिम महिलाओं ने उज्ज्वला के गैस और 3 तलाक के मुद्दे पे मोदी को वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक के 33% महिला रिजर्वेशन देने पे महिलाओं ने पुरुषों की पसंद के खिलाफ उन्हें वोट दिया। नीतीश कुमार की साइकिल योजना के असर में बड़ी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियों ने भी उन्हें वोट दिया। कांग्रेस को लगता है कि महिलाएं इस मुद्दे पे अपने घर के पुरुषों से अलग रास्ता अख्तियार कर सकती हैं। बहुत सारे महिलाओं के ऐसे मुद्दे होते हैं जब महिलाएं अपने परिवार से हटकर उन इश्यूज पर एक साथ आकर के आना चाहती हैं, और शायद यही एक सोच है जो प्रियंका जी ने भी इसको सोचा है, क्योंकि ये एक अनटच्ड सेक्शन अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस कम्युनिटी, अक्रॉस फाइनेंशियल बाउंड्रीज, ये एक ऐसा बड़ा सेक्ट है जिसको हम अगर टारगेट करें तो महिलाओं के मुद्दे पर ये इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जब प्रियंका गांधी खुद शी इज स्पीयर हेडिंग द कैंपेन। प्रियंका ये सारे वादे चुनाव के वक्त लेकर आई हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर ये पहले किया होता तो इसका असर ज्यादा होता। लेकिन समस्या एक कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहली बात तो ये घोषणाएं, ये वादे ठीक चुनाव के पहले किए गए हैं और उसका थोड़ा असर कम हो जाता है। जब चुनाव के ठीक पहले यदि वही पहले किए जाते तो उसका ज़्यादा असर होता। दूसरी बात, कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, वो कैसे ले जाएंगे, कैसे बताएंगे वो क्या करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रियंका जब से यूपी की सियासत में आई हैं तभी से महिलाओं के मुद्दे उठा रही हैं। हर जुल्म ज्यादती की घटना पे वो उनके वहां पहुंचती रही हैं, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, हाथरस की हो या कोई और। ये महिला घोषणा पत्र उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए। दुनिया भी बदल रही है और महिलाओं की आधी दुनिया भी बदल रही है। खास करके हिंदुस्तान में वो पढ़ लिख रही हैं और अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर के पहले से ज्यादा सचेत और जागरूक हो गई हैं। ऐसे में ये मुद्दे बेइंतहा अच्छे हैं, बशर्ते कि इनको अच्छी तक उनके बीच में पहुंचाया जा सके। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसले के तहत स्थानीय आरक्षण को लागू करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने जारी किया है और लागू होने का आदेश, और 15 जनवरी 2022 से ये लागू होगा। लोकल रिजर्वेशन कानून 15 सितंबर को राज्य सरकार ने किया था आदेश जारी, और उद्योगों को कर्मचारियों का डेटा देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त जो है वो दिया गया है। हमारे साथ गजाली जो है जुड़ गए हैं। गजाली, बताइए इसमें क्या क्या जो है प्रावधान रखे गए हैं? जी देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन था वो आज जारी हो गया है, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि 15 जनवरी से लागू होगा। लेकिन वो 15 जनवरी जो डेट है, जैसा आपने सही कहा कि उद्योगों को कहा गया, उद्योगपतियों को, कि वो अपने अपने इंडस्ट्रीज की डिटेल्स जो है वो पोर्टल वगैरह पे फर्निश करें। दूसरी अहम जो तब्दीली आई है इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि जब पहले इस पे चर्चा हुई थी 2 मार्च को, जब ये हरियाणा के गवर्नर ने इसको मंजूरी दे दी थी, तो उसके बाद कई प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इस कानून पे ऐतराज भी जताया गया था। और इस वजह से इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से सूचना मिल रही है कि जो सैलरी कैप 50,000 तक की तनख्वाह की नौकरियों के लिए था, वो अब घटाकर 30,000 तक की तनख्वाह की नौकरियों के लिए किया गया है।
तो ये एक बड़ी तब्दीली की गई है, क्योंकि कई विरोध के स्वर भी सुनने में आ रहे थे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी तरफ से। तो उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद इस नोटिफिकेशन जब से लागू होगा तो जानकारी मिल रही है कि सैलरी का कैप जो है घटा दिया गया है। लेकिन बड़ा चुनावी वायदा था ये जननायक जनता पार्टी का, जब वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे पिछली विधानसभा में, और जीत के बाद अब वो सरकार में है, तो इसका पूरी तरह से श्रेय भी ले रहे हैं कि हमने अपने एक बहुत बड़े चुनावी वायदे को पूरा करके दिखाया है। शुक्रिया गजाली आपका। तो चुनावी वादा था एक बड़ा, जिसको लेकर बड़ा फैसला जो है लिया गया था। हरियाणा सरकार ने अब एक अहम फैसले के तहत स्थानीय आरक्षण को लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन सैलरी कैप जो है उसको यहां पर अब थोड़ा कम किया गया है। तो इसी के साथ देश की बात में आज फिलहाल इतना ही।